हेलो फ्रेंड्स। तो एक कहानी और सुनते हैं। दीपावली के दिन यह रात मेरे लिए किसी कयामत से कम ना थी। मेरी आंखें ऐसा भयानक मंजर देखकर पतरा सी गई थी। वह लड़की जिसे कुछ देर पहले मैं बहुत खुशी खुशी अपने साथ अपने घर लाया था, इस वक्त मैं अपने निर्वस्त्र तन के साथ मेरे बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। और उसके शरीर की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोना चाहती हो, दहाड़े मार मार के रोना चाहती हो। और लेकिन सिक्सियां कहीं उसके अंदर ही दम तोड़ गई हो। जिंदा होते भी उसकी गिनती मुर्दों में थी। मैंने उस लड़की के साथ आज की रात के मजे को चार चांद लगाने के लिए शराब पी रखी थी। मैं अभी भी शराब के नशे में चूर था, लेकिन उस लड़की की हालत ने मुझे होश में आने पर मजबूर कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 16-17 साल की कम उम्र का लड़की का वजूद इस हालत में मुझे देखने को मिलेगा। उसके साथ ऐसा सलूक किया था कि उसका सारा जिस्म मेरा नाम सतीश है और मैं एक सरकारी ऑफिस में नौकरी करता था। ना ही पैसे की कोई कमी थी और ना ही कोई दूसरा मसला। लेकिन मेरी पत्नी मैना यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन गई थी। हमेशा की तरह दीपावली वाले दिन भी झगड़कर अपने मायके जा बैठी थी। उसकी हमेशा से यही आदत थी। जब भी हमारा किसी बात पर झगड़ा होता तो आमना सामना उठाती और अपने बाप के घर चली जाती। मैं उसे लाख रोकता समझाता मनाने की कोशिश करता, लेकिन उसका मिजाज ही ठंडा ना होता। इसलिए जब दीपावली के दिन ही वह झगड़ा करके घर से निकलने लगी तो मैंने भी उसे रोकने की कोशिश ना की। मैं भी रोज रोज के इस झगड़े से तंग आ चुका था और अब कुछ वक्त का सुकून चाहता था। मैना को लगा था कि शायद दीपावली का दिन है, मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसे नहीं रोक रहा हूं तो और ज्यादा गुस्से में घर का दरवाजा पीटकर घर से बाहर निकल गई। और मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस दफा मैं इसके बगैर परेशान होने वाला नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी गैर मौजूदगी में इंजॉय करूंगा। हर बार मैं सुकून से अपने बाप के घर जाकर बैठ जाया करती थी और मैं सारा वक्त या तो उसकी खुशामद करते करते गुजार देता या फिर उसके चक्कर काटता रहता, लेकिन वह टस से मस ना होती। इसलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं उसे उसके हाल पर छोड़ दूंगा और खुद किसी और की तरह अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूंगा। जैसे ही मैं ना घर से निकली, मैंने फौरन तैयारी पकड़ी और मैं गाड़ी की चाबी उठाकर गुनगुनाता हुआ बिलबॉय की हवेली के निकट पड़ा चला गया। मैं जानता था कि मेरी सारी ख्वाहिशें उसी दर पे पूरी होंगी। लम्बे नसीब होंगे जिसकी खुशी के लम्हे नसीब होंगे जिसकी मुझे ख्वाहिश है। बिलबाई ने जब मुझे दीपावली के दिन सुबह सुबह अपनी हवेली पर देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, वाह क्या बात है सतीश साहब, तुम तो बड़े कमाल के मर्द हो जो दीपावली के दिन भी अपनी पत्नी को छोड़कर बिल्लोबाई की हवेली पर रौनक लगाने आ गए हो। बिल्लोबाई की बात पर मैं मुस्कुरा दिया और कहा कि हाँ, सुकून की तलाश है मुझे मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, आज भी इसलिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर बिल्लोबाई कहने लगी कि फिर तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 16 साल की एक बहुत ही सुंदर जवान खूबसूरत लड़की आई है और मैं उसे बहुत ही कम पैसों में कुछ वक्त के लिए तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ, क्योंकि वह यहाँ नहीं है और कम उम्र होने की वजह से मैं डरपोक भी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम शरीफ मर्द हो, कुछ गलत नहीं करोगी। इस बेचारे के साथ बहुत भयानक हादसा हुआ, हो सके तो इसका दिल लगाना। 16 साल की कम उम्र लड़की के बारे में सुनकर मैं खुश हो गया। फिर बिल्लोबाई ने दाम भी बहुत ही कम बताया था, सिर्फ 500 में वह मुझे पूरी रात के लिए उस लड़की को सौंपने को तैयार हो गई, जबकि उस कोठे में तो कीमत 5,000 से शुरू होती थी। मैंने फौरन हामी भर ली। बिल्लोबाई ने उस लड़की को बुलाया जिसका नाम प्रीति था। वह छोटे छोटे कदम भर के मेरी तरफ आ रही थी और बिल्लोबाई ने करीब आई तो मैं तो उसे देखकर पल पल के झुकाना भूल ही गया। 16 साल की उम्र में जवानी उस पर टूटकर बरसी थी और मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। मैंने आज तक इतना मासूम चेहरा और ऐसा बेमिसाल हुस्न ना देखा था। मैं खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा था जो 500 रुपए के बदले दीपावली की रात मुझे उस हसीना के साथ गुजारने का मौका मिलने वाला था। मुझे लग रहा था कि जैसे रात बहुत हसीन और तरीन रात बनने वाली है। मेरी पत्नी मैना की काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जुबान जो आग थी उसे मैना की खूबसूरती को दफन कर दिया था। जब मुझे उसमें कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं देती थी, लेकिन इस प्रीति को देखकर मैं बिल्कुल ही होश खो बैठा था। मैंने जल्दी से बिल्लोबाई को 500 रुपए थमा दिए और उनका इरादा बदल ही ना जाए इसलिए उसने वादा कर लिया कि एक रात गुजार लेना।
प्रीति को मैं हवेली से ले आऊँगा। और बिल्लो बाई के इजाज़त के लेकर मैं प्रीति का हाथ थामे हवेली से बाहर निकल आया था। खुशी खुशी सोच रहा था कि मैना को तो खबर भी नहीं होगी, मैं उसके पीछे कैसी अय्याशी कर रहा हूँ। लेकिन वह कहते ही सच छुपाए नहीं छुपता और एक न एक दिन खुद सामने आ जाता है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरा यह सच खुल जाएगा। प्रीति को लेकर मैं सीधा अपने घर पहुंचा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह पहली दफा था कि जब मैं किसी गैर औरत को तन्हाई में अपने घर की दहलीज पर लाया था। मेरी नीयत में फितूर था, इसलिए मेरे माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। आखिरकार मैं अपनी पत्नी से धोखा करने जा रहा था, उसकी जगह एक बाजारी औरत को देना चाहता था। मैं प्रीति को सीधे अपने बेडरूम में ले आया और बेड पर बैठा दिया। वह बहुत ही खूबसूरत थी और मैं उसका हाथ अपने हाथों में थामे हुआ था और उसकी खूबसूरत की तारीफ कर रहा था। प्रीति बहुत ही गुमसुम सी बैठी थी, ना कि कुछ बोल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ना ही कुछ सुन ही रही हो। मुझे लगा शायद वह कम उम्र की है, इसलिए शर्मा रही है और झिझक रही है। मैंने मोहब्बत से उसे अपने करीब किया और उसे और दिलासा देने की कोशिश की और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मैंने उसके अपने बिस्तर पर लेटा कर उसके कपड़ों को जुदा किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो एक ऐसी ही हालत में थी। मैं सांस लेना भूल गया था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वह मर चुकी है, लेकिन नहीं, वह जिंदा थी। वह सांसें ले रही थी, वह पलकें झपक रही थी, लेकिन उन पलकों के नीचे मौजूद आंखों में जिंदगी की कोई रमक ये दिखाई नहीं दी। मैंने हल्काते हुए उससे पूछा, तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया? तुम्हें क्या हुआ है? उसने वीरान आंखों से मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू टूट गए और बाढ़ की तरह बहने लगे और आहिस्ता से बोली कि एक दरिंदे ने उसके शब्दों में मेरी रीढ़ की हड्डी हुई सनसनी सी उठा दी थी। मैं खामोशी से उसका वजूद देख रहा था, जहां मौजूद निशान उसके शब्दों की गवाही दे रहे थे। पल भर के लिए मेरी सारी खुमारी उतर गई थी। मैं उसे छोड़कर कुछ कुछ कदम पीछे हट गया था। वह अजीब से अंदाज में कहने लगी, साहब जी क्या बात है, आप मुझे यहाँ जिस मकसद से ले आए हैं उसे पूरा नहीं करेंगे क्या? तो मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। उसकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से बिस्तर पर पड़ी चादर उसके तन पर डाली और कहा, नहीं, मैं सिर्फ यहाँ जानना चाहता हूँ कि कौन सा दरिंदा था जिसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मुझे जो कहानी सुनाई वह सुनकर मेरी आत्मा लरज गई थी। किस तरह वह दरिंदे तक पहुंची थी और उस दरिंदे ने उसके साथ क्या किया था। प्रीति की तरफ देखकर मुझे बार बार अपनी पत्नी का ख्याल आ रहा था और मैं उसे देखे भी जा रहा था। मुझे उस पर बहुत दया आ रही थी। उसके चेहरे पर भी बिल्कुल ऐसी ही मासूमियत थी जैसी प्रीति के चेहरे पर थी। मैं ना भी तो घर में अकेली सी निकली थी और मैंने उसे रोका भी नहीं था, बल्कि उसके जाने पर खुशी मनाई थी। पल भर में मेरे दिल का ख्याल आ गया कि अगर ऐसा ही कोई दरिंदा उसे टकरा गया तो यह सोचकर मुझे खौफ सा महसूस होने लगा कि पता नहीं वह अपने घर पहुंची या नहीं। मैंने अब तक उसका पता भी नहीं लिया है। वह कहाँ थी मुझे पता नहीं था। मैंने प्रीति को कहा कि उठकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ने आ जाता हूँ। मेरी बात सुनकर मैं खड़ी हो गई। कहने लगी, साहब जी पैसे पूरे देना वरना बिल्लो बाई मुझे बहुत मारेगी। मैंने उसकी उम्मीद से ज्यादा पैसे उसे पकड़ाए हैं। उसे छोड़ने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे छोड़कर मुझे मैना की तलाश में जाना था। मैं मैना से कितनी मोहब्बत करता था इस बात का एहसास मुझे अब भी था और मैं पहले भी बहुत उससे मोहब्बत करता था। मेरी और मैना की पसंद की शादी हुई थी, लेकिन कभी कभी शादी से पहले जो इंसान हमें बहुत खूबसूरत और दिलकश लगता है, शादी के बाद उसी की खामियां और गलतियां हमें से बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा ही कुछ मेरे और मैना के साथ हुआ था। मैना और हर छोटी से छोटी बात पर झगड़ा करने की आदत थी और उसी आदत से मैं हमारे घर के माहौल में बुरी तरह खराब कर रखा था और उसमें बहुत गुस्सा था। वह किसी मामूली सी बात पर ही राई का पहाड़ बनाती और इसका झगड़ा करती। मैं उससे बोर हो जाता। शादी के पहले ही महीने में हम दोनों के बीच एक अजीब सी जंग शुरुआत हो चुकी थी, जिसकी शुरुआत हमेशा मैना की तरफ से होती थी और खत्म मेरी तरफ से। मैं मर्द था, चाहता था कि जब थका हारा ऑफिस में घर लौटूं तो मुझे घर का सुकून, पत्नी का सुख नसीब हो। लेकिन मैना ने से शादी के बाद ना ही घर का सुकून और ना ही मैना का सुकून मुझे नसीब हुआ था और सुख मेरे घर में कदम रखने की देर होती और वह किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा कर देती थी और उसकी इसी आदत से मुझे गलत रास्तों का राही बना दिया था। मैं घर से भागने लगा था और मैना से कहीं ज्यादा वक्त अपने दोस्तों में गुजारने लगा था, क्योंकि मैं जानता था कि घर जाकर सिवाय लड़ाई झगड़े के और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मेरे दोस्त नरेश ने कुछ ही दिनों में
जान लिया था कि मैं अपनी पसंदीदा मैना से किस कदर बोर हो चुका हूँ। पहले तो मैं बहुत हैरान हुआ कि जिस लड़की को पाने के लिए मैंने सारी दुनिया से टक्कर ली थी, मैं कैसे शादी दूसरे ही महीने में लड़की की से इतना बोर हो सकता हूँ। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैना का व्यवहार कैसा है, तो वह हंसा और कहने लगा, पहले इसने आंखों पर पट्टी बांधी थी क्या, जो हकीकत पर अब दिखाई दे रही है। नरेश की बात पर मैं शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे अपनी भी गलती पता चल गया था, क्योंकि वाकई में मैं ना शादी से 2 साल तक एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे थे। उन 2 सालों में मैंने कभी मैना का यह रूप ना देखा था और ना ही हमारा कोई झगड़ा हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों शादी के बाद मैं ना एकदम बदल सी गई थी। नरेश ने लगा कि सतीश तू फिक्र ना कर, मैं तुझे ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुझे सुकून ही सुकून नसीब होगा। और नरेश की बात पर मैंने हंसकर कहा कि क्या तुम मुझे स्वर्ग लेकर जाने वाला हो, क्योंकि जीते जी तो अब मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनकर नरेश जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि तुझे स्वर्ग में नहीं लेकर जा रहा, बल्कि बिल्लो बाई की हवेली पर ले जा रहा हूँ, जा वहां जाकर तू सारे गम भूल जाएगा। मेरे लिए नाम बिल्कुल नया था। उससे पहले कभी नरेश ने कभी किसी बिल्लो बाई का जिक्र नहीं किया था और मुझे नहीं पता था कि कौन बिल्लो बाई है और ना ही उसकी कोई ऐसी रिश्तेदारी थी। मैंने हैरत से पूछा, यह बिल्लो बाई कौन है, तो उसने फौरन ही अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह बात अपनी पत्नी से छुपाकर कह रहा है। मुझे फौरन ही हंसी आ गई। हम दोनों एक ही कश्ती में राही थे। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर के बाहर ले आया और कहने लगा, ऐसी बातें जोर से नहीं करते, दीवारों के भी कान होते हैं, और चल तू मेरे साथ देखना, वहां जाकर मैना के दिए सारे दुख भूल जाएगा। मैंने उसको रोकना चाहा, लेकिन नरेश ने आगे मेरी चलती ही नहीं थी। वह मेरा जिगरी यार था और एक बार जो कह देता उसे पीछे पीछे नहीं हटता था। और हम अंदर गए, जिसकी शान और शौकत देखकर मैं हैरान रह गया था। मैंने उसकी आहिस्ता से पूछा कि अब तुम बताओ, यह बिल्लो बाई कौन है। नरेश कहने लगे कि अंदर जाकर खुद ही देख लेना। जैसे ही मैं उस हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी जान निकल गई। अंदर का मंजर कुछ और ही था। एक तरफ तबले की थाप थी और दूसरी तरफ घुंघरू की झंकार। जवान हसीन लड़कियां मदहोश, और उनके जवानी देखकर मैं हैरत हो गया था, और उसके इर्द गिर्द बैठे मर्दों के पैसे वसूल कर रही थी। मैंने मजबूरी में नरेश का हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ से वापस चल, एक शरीफ घराने का मर्द हूं मैं, आज तक ऐसी जगह नहीं आया था। मेरी बात सुनकर नरेश हंसते हुए कहने लगा कि यहाँ सब शरीफ घरानों के ही मर्द आते हैं, क्योंकि हमारी पत्नियां हमें सुकून नहीं दे सकती, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती है और हमें अपने आप से खुद दूर करती हैं। तेरी भाभी का भी यही हाल था। और ये सब देखकर मैं जो तंग आ गया था, और मजबूरन उसके रवैये से मैं यहाँ पर बिल्लो बाई की हवेली के रास्ते पर चल पड़ा। नरेश ने जबरदस्ती मुझे थोड़ी सी शराब पिलाई। मैंने जिंदगी की पहली दफा शराब पी थी। थोड़ी सी शराब ने मुझे पूरी तरह मदहोश कर दिया था, और उसके बाद मैं सही और गलत भूलकर नरेश के साथ उन जवान और हसीन लड़कियों के मुजरे का मजा लूटने लगा। पहली दफा मुझे पता चला कि सुकून और सुरूर क्या होता है। इससे पहले मैंने सिर्फ झगड़े देखे थे। उस दिन के बाद मैंने मैना से झगड़ना ही भी छोड़ दिया। जब मेरा दिल चाहता है मैं उठकर बिल्लो बाई की हवेली पर पहुंच जाता। यहाँ आकर मैं मैना और उसकी मोहब्बत को भूलकर सुकून से कुछ वक्त गुजारता। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। मैं अपनी पत्नी से दूर होता जा रहा था। मैना इस बात को महसूस कर रही थी। मैं उसे नजरअंदाज कर रहा था। अब तो हमारे झगड़ों में भी पहले जैसी बात नहीं रही, क्योंकि मैं घर पर बहुत ही कम वक्त गुजारने लगा था। मैना को मुझसे नई शिकायत हो गई थी कि उसे वक्त नहीं देता और न जाने कहाँ कहाँ वक्त गुजार कर घर लौटता है। दीपावली से एक रात पहले ही मैं रात भर नरेश के साथ बिल्लो बाई की हवेली पर था। जब सुबह के करीब घर पहुंचा तो मैना का रवैया पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। उसे मेरे साथ बाजार जाना था, लेकिन मैं मुंह फेर कर सो गया। जब मैं सो गया तो उसका पारा और गर्म हो गया और उसका मिजाज पूरी तरह खराब हो चुका था। उसने एक नए सिरे से झगड़ा शुरू किया। मुझसे भी रहा न गया और बात हद से आगे बढ़ गई थी। वह भी अपना सामान उठाकर निकल गई। मैंने भी उसे रोकने की बजाय उसे जाने को कहा, क्योंकि मैं दीपावली की के यह कीमती दिन सुकून से गुजारना चाहता था। उसके जाते ही मैं बिल्लो बाई के पास पहुंच गया। बिल्लो बाई ने मुझे लड़की देने की जरा भी हिचकिचाहट नहीं की, क्योंकि मैं एक लंबे वक्त से उनकी हवेली पर चक्कर लगा रहा था और मैं जानती थी कि मैं उसकी हवेली पर हसीनाओं की दीदार के बगैर नहीं रह सकता। जवान लड़कियों को देखे बगैर मेरा गुजारा मुमकिन नहीं था। मैना और उसकी मोहब्बत को भूल बैठा। बिल्लो बाई ने जब मेरे सामने प्रीति को पेश किया तो सिर्फ 500 के बदले में मुझे पूरी रात देने की बात कही, और मैं खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले गया। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि
मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ फुल एंजॉय करते हुए एक साथ खूबसूरत लम्हे गुजारूंगा। मैं की कमी को महसूस करने की बजाय मैं अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को महसूस करूंगा। लेकिन जब कुछ देर बाद प्रीति को मैंने बिस्तर पर लिटाया और जज्बात से सुकून पहुंचाने की कोशिश की तो उसे जख्म भरे वजूद को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 16 साल की लड़की के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने शराब का एक गिलास पिया था, लेकिन अब मेरे ऊपर से उसका नशा उतर चुका था। मेरे पूछने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसका यह हाल किसी गैर ने नहीं बल्कि उसी के बाप ने किया है। वह एक गरीब घराने से संबंध रखती है। उसका बाप एक शराबी है और उसकी माँ से हरगिज भी मोहब्बत नहीं करता। शुरू से ही उसके घर के हालत बहुत ज़्यादा खराब थे और ये सब बहुत समय से चल रहा था। और मेरा बाप एक दरिंदा था। माँ और बाबा का झगड़ा ज़्यादा बढ़ा तो उसकी माँ घर छोड़कर चली गई, लेकिन वह प्रीति को यह सोचकर अपने साथ नहीं लेकर गई कि प्रीति के खातिर उसका पति उसे लेने नहीं आएगा। प्रीति की माँ अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे यह माना था कि उसका पति किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। लेकिन प्रीति के बाप ने उसकी माँ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अपने शराब के खर्चे पूरे करने के लिए प्रीति 1 लाख रुपए में एक 40 साल के आदमी के हाथ बेच दी। प्रीति मासूम और भोली भाली लड़की थी। वह समझ ही नहीं सकी कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह आदमी प्रीति के साथ लेकर दूसरे शहर चला गया। वहां आकर सबसे पहले उसने प्रीति को अपनी हवस का निशाना बनाने के जिस्म फरोशी से अड्डे पर बेच दिया, जहां उसका पहला ही ग्राहक एक दरिंदा साबित हुआ। प्रीति बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था और सिर्फ 1000 के बदले सारी रात एक वहसी दरिंदे के वजूद को नोच डाला। प्रीति के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्मों का निशान मौजूद ना होता। यहाँ तक कि जख्म इस कदर गहरे थे कि उनके देखकर उसकी चीखों का एहसास मुश्किल था। प्रीति कहने लगी कि इस दरिंदे का शिकार होने के बाद उसे सुकून हो गया, क्योंकि फिर कोई दोबारा उसका जिस्म खरीदने की कोशिश भी नहीं करेगा। और जिस्म फरोशी के अड्डे से बिल्लो बाई की हवेली तक पहुंचा दिया गया ताकि मुजरे की महफिलों में काम आ सके। लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि थोड़ी देर के मुजरे के बाद प्रीति थक कर बेहोश हो जाया करती थी। बिल्लो बाई प्रीति से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह उससे हुए फायदे को बर्बाद भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी कीमत 500 रुपये तक कर दी गई थी। और बिल्लो बाई जानती थी कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ जो नरेश की वजह से उसके कोठे पर राही बना हूँ, और इसलिए उन्होंने जानबूझकर मेरे सामने प्रीति को पेश किया। मैं उसकी खूबसूरत सी शक्ल देखकर उस पर मर मिटा और 500 रुपये तो फौरन ही उसके अपने घर ले आया। प्रीति की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कह रही थी कि अगर उसकी माँ घर छोड़कर ना जाती तो उसका बाप उसकी माँ को इज्जत देकर और ऐसे पनाह देता तो शायद आज वह इस दरिंदे की शिकार ना बनी होती। मैंने प्रीति से कहा कि अगर वह चाहे तो मैं उसे बिल्लो बाई की हवेली से हमेशा के लिए आज़ाद करवा सकता हूँ और वापस उसकी माँ के पास भेज सकता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी कि उसका वजूद अब किसी काबिल नहीं रहा, यहाँ तक कि माँ भी नहीं बन सकती। वो फिर पलट कर वापस जाने का क्या फ़ायदा। उसकी माँ तो बहुत पहले ही उसके बाप से रहमो करम पर छोड़ गई थी, अब कैसे अपनाएगी। वह वापस बिल्लो बाई की हवेली जाना चाहती थी। मैं खुद उसे बिल्लो बाई की हवेली छोड़ कर आया, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह मालूम था कि कोई भी मर्द अब उसके तन को अपनी हवस का निशाना नहीं बना सकता। उसे छोड़कर मैं सीधा मैना के घर पहुंचा, जहाँ पर मैं रो रो कर अपना मुँह सुजा चुकी थी। मुझे देखकर उसके मुँह फेर लिया और कहने लगी कि तुम्हें तो मेरी कद्र ही नहीं है, अब भी क्यों आए हो, अपने घर सुकून से रहे। मैंने मोहब्बत से मैना को अपने सीने से लगाया और कहा कि आज के बाद मेरा सारा वक्त तुम्हारा है। मैं जान गया हूँ कि एक औरत सिर्फ अपने घर की 4 दीवारों में ही सुरक्षित होती है, वरना बाहर की दुनिया ऐसे दरिंदों से भरी है कि जो मासूम सी औरत के वजूद को नोच लेते हैं। मेरा और मैना का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मेरे उसे वक्त ना देने की वजह से वह जल्दी ही गुस्से में आ जाती थी और ऐसा कदम उठाती थी। और मैंने मैना से वादा किया कि अब मैं उसे अपना सारा वक्त दूंगा और उसी से वादा लिया कि मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होगी, बल्कि मेरी गलतियों और खामियों को नज़रअंदाज कर देगी। ज़िंदगी की असल खूबसूरती इसी में है, जिन से मोहब्बत की जाए, उनकी गलतियों को सुधारा जाए और उनकी खामियों को अपना लिया जाए। आज हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से चल रही है और शादी के 1 साल पूरा हो चुका है और मैं मैना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से सीख मिलती है कि जैसा भी हो, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई प्यार मोहब्बत अपनाया तो उसे ज़िंदगी भर तक साथ दीजिए और उसका हमेशा कद्र कीजिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।